Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 ईयर 3 सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी यूनिट नंबर 3 एंड इट्स अबाउट अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है और जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हमने डिटेल में डिस्कस की है। सो दो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, सो दे आर सपोज टू वॉच द फर्स्ट जो फर्स्ट पार्ट है अब दिस यूनिट, दे आर सपोज टू वॉच दिस वन एज वेल, बिकॉज जब आप उसको देखोगे तो आपकी जो कंसेप्ट है अबाउट मेनी टर्मिनोलॉजी इट विल बी क्लियर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 एंड इट्स अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। देखिए, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जो है इन अ नर्सिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नर्स दे हैव नॉलेज अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, क्योंकि जब तक हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं होंगी, सो वी विल नॉट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर केयर टू अ पेशेंट एंड मतलब उसको हम ट्रीट भी नहीं कर सकते सही तरह। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का मतलब ये है, सिंपल जो टर्मिनोलॉजी है उसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर एक डिजीज़ जब किसी इंडिविजुअल को कब जब भी कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ससेप्टेबल होस्ट को जब इन्वेट हो जाते हैं और वो अगर उसको अनइंटरप्टेड रखा जाए, मतलब उसकी इंटरवेंशन नहीं की जाए, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाए और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसकी जो स्टेज बाय स्टेज उसमें जो चेंजेस आते हैं कि किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं, फिर किस तरह वो जो है साइंस सिम्टम को अपीयर करते हैं। अगर साइंस सिम्टम के बाद अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करें तो इसके एंड क्या होंगे, तो इस जो प्रोसेस है उसको कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। सो द टर्म जो टर्म्स है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज अ की कॉन्सेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या है, दिस अ वेरी की कॉन्सेप्ट है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज रेफर टू द अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का मतलब ये है कि हम जब उसके लिए कुछ नहीं करते, अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन, अगर आप उसके के लिए कुछ नहीं करते और जब वो प्रोग्रेस होते हैं फ्रॉम द वन स्टेज टू अनदर स्टेज of the disease process and individual over time and the absence of intervention। ठीक है, मतलब ये है कि दिस इज द अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन है, मतलब जब आप उसको इंटरप्टेड नहीं करते तो ये प्रोग्रेस होते हैं डिजीज प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल ओवर टाइम एंड द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। जब आप उसकी इंटरवेंशन नहीं करते, क्योंकि आप इंटरवेंशन करोगे तो ये जो मेन 4 स्टेजेस हैं फिर या तो ये स्टेज 1 में स्टॉप हो जाएंगी या 2 में या 3 में, तो ये स्टेज 4 तक नहीं जा सकते। नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। लाइक जब तक हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होंगी, सो वी विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट अ डिजीज एंड कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता नहीं है कि हु विल बी ससेप्टेबल, अगर हमें ससेप्टेबल होस्ट का पता नहीं है तो हम किस तरह डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें किसी डिजीज़ के साइन सिम्टम के बारे में पता नहीं है तो हम किस तरह किसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें किसी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर या उसकी काज के बारे में पता नहीं है तो हम किस तरह एक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द नेचुरल हिस्ट्री, knowledge about the natural history of disease is very important for the prevention and control। लेकिन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या है कि आफ्टर कांटेक्ट विद इन्फेक्शन एजेंट, जब आप एक इन्फेक्शन एजेंट के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, सो आफ्टर कांटेक्ट और फॉलोइंग सम अदर जो फिजियोपैथोलॉजिकल इवेंट, देयर इज अ theoretical point at which the disease process may begin। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो एक पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि डिजीज यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो विदाउट अ मेडिकल इंटरवेंशन द प्रोसेस एंड वेद, अगर आप उसकी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर हो जाते हैं किसी इंडिविजुअल में, किसी ह्यूमन बीइंग में, और आप इसकी इंटरवेंशन नहीं करते तो उसकी जो एंड है ना, या वो ख़त्म हो जाएंगे रिकवरी पे,
मतलब वो वापस रिकवर हो जाएंगे, या रिकवर हो जाएंगे बट विद डिसेबिलिटी, कुछ डिसेबिलिटी के साथ। अगर डायबिटीज पेशेंट है, एम्पुटेटेड लेग के साथ, या कोई और ऐसी पेशेंट, और या अगर वो डिसेबिलिटी के साथ भी रिकवर ना हो जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। दिस इज द आउटकम ऑफ द डिजीज। किसी भी डिजीज की दिस इज द आउटकम। आप देख, दिस इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले आप जो है एक्सपोज हो जाते हैं, एक्सपोजर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक्सपोजर कौन एक्सपोज होता है? होस्ट। और होस्ट जो है फिर उससे डिजीज कास हो सकते हैं। जब डिजीज कास होते हैं तो डिजीज के 3 आउटकम हो सकते हैं। या रिकवरी, मतलब जो इंडिविजुअल है वो रिकवर हो जाते हैं और वापस अपनी जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें आ जाते हैं। या इंडिविजुअल रिकवर होता है लेकिन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई है जो इंसिडेंट हो जाए उसके, और ये उसमें वो वापस रिकवर हो जाए, मतलब लेकिन उसकी या तो मेमोरी लॉस हो जाए, या उसकी विजन चली जाए, या उसकी जो है एम्पुटेशन हो जाए ऑफ द लेग, ऑफ द आर्म्स वगैरह। ठीक है, सो दीज, और या उसकी डेथ हो सकती है। सो दीज द 3 मेन आउटकम ऑफ अ डिजीज, कि मतलब या रिकवरी हो सकते हैं, या रिकवरी विद डिसेबिलिटी हो सकते हैं, और या डेथ हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास रेस्पेक्टर हो ताकि आप उसको एक्सपोज हो। ठीक है, जब होस्ट एक्सपोज हो जाते हैं तो उसको डिजीज होते हैं, और डिजीज की फिर ये 3 मेन आउटकम हैं। ठीक है, अब ये मेन स्टेजेस है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस स्टेजेस के ऊपर जो है हम प्रिवेंशन करते हैं कि हाँ किस तरह हम एक डिजीज को प्रिवेंट करेंगे। देखिए, जो यूनिट नंबर 4 है, जिसके बाद जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो इट विल बी अबाउट द प्रिवेंशन। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन आप बहुत इजीली फिर कर सकोगे। आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन को इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे सेकेंडरी, कहाँ पे टर्शरी, कहाँ पे प्रीमोडियल। तो मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेचर हिस्ट्री डिजीज की हम बात करें तो इसके 4 स्टेज है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ठीक है, तो 4 स्टेज हैं। जो स्टेज 1 है ना, दिस इज एक्सपोजर स्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है कि रेस्पेक्टर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, रेस्पेक्टर मौजूद है, आप उसको एक्सपोज हो तो आप ससेप्टेबल हो। सो फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह कोविड-19 की बात हो रही थी 2019 में, जब ये आउटब्रेक हुआ था उसका। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में, आपके घर में किसी भी एक को अगर कोविड-19 उसका पॉजिटिव आता था, तो एट्स मीन कि यू वर ससेप्टेबल, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी एक्सपोज थे, आप उसके साथ घर में रहते थे, आप उसके साथ मिलना जुलना, उसके साथ जो है अपने खाना पीना वगैरह, तो आप जो है उसको एक्सपोज थे। और रेस्पेक्टर भी मौजूद था। रेस्पेक्टर क्या था कि ऑलरेडी आपके घर में किसी को हो गया था, तो मतलब आपके घर में था ये जो वायरस है, कोरोना वायरस। ठीक है, या अगर आप एक एज अ नर्स अगर हम बात करें, और आप एक के पास वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है आइसोलेशन रूम में, और वो पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस के साथ। ठीक है, तो अगर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आपके पास है तो आप उसको ऑलरेडी एक्सपोज हो। ठीक है, तो दिस इज अ ससेप्टेबल स्टेज। ससेप्टेबल स्टेज का मतलब ये है कि जब रेस्पेक्टर मौजूद हो और आप उस रेस्पेक्टर को एक्सपोज हो, तो यू आर ससेप्टेबल, आपको चांसेस है कि आपको वो डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, जब एक्सपोज हो जाए आप, ठीक है, मतलब अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज हो जाए, जब रेस्पेक्टर है लेकिन अभी तक आप एक्सपोज नहीं है, तो दिस इज यू आर ससेप्टेबल। लेकिन जैसे आप एक्सपोज हो जाओगे ना, तो आप एक जो ससेप्टेबल स्टेज है उससे आप आ जाएंगे प्री क्लिनिकल में। क्यों प्री क्लिनिकल में आएंगे, या उसको सब क्लिनिकल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप जो है इन्वेट हो चुका है, मतलब आपके इंटरेक्शन में आ चुका है। तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो चुके हैं एक इंडिविजुअल को, लेकिन स्टिल उसकी कोई साइन सिम्टम नहीं है। और इस जो स्टेज है उसको पैथोलॉजिकल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें जो डिजीज प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके होते हैं, लेकिन आप अनअवेयर होते हैं बिकॉज देयर इज नो साइन सिम्टम। जब आप मतलब एक्सपोज होने से लेकर साइन सिम्टम के नमूदार होने तक
जो ये स्टेज है, इस स्टेज को कहते हैं सब क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल स्टेज। क्लिनिकल मीन जो साइन सिम्टम है वो नहीं आई है, तो इसलिए उससे नीचे या उससे पहले जो स्टेज है उसको प्री क्लिनिकल या सब क्लिनिकल स्टेज कहते हैं। लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बॉडी में एंटर हो चुके होते हैं और पैथोलॉजिकल जो चेंजेस है यानी डिजीज जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट साइन सिम्टम नमूदार हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो आप सब क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल स्टेज से अब डायरेक्ट क्लिनिकल स्टेज में जाते हैं। एंड दिस इज द एक्चुअल क्लिनिकल डिजीज स्टेज जिसमें आप पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। यूजुअली जो डायग्नोस होते हैं ना, दिस इज द क्लिनिकल स्टेज में होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सपोज हो जाते हैं, जब तक और इसकी एक्सपोजर डिजीज यहाँ पे जो स्टेज 3 है उसमें डिजीज हो जाते हैं। जब डिजीज कंफर्म हो जाते हैं तो इसके भी 3 आउटकम हो सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि या वापस आप रिकवर हो सकते हैं तो इसलिए उसको स्टेज ऑफ रिकवरी कहते हैं, या आपकी डिसेबिलिटी होते हैं तो स्टेज ऑफ डिसेबिलिटी भी कहते हैं, और या इसकी डेथ हो सकते हैं तो स्टेज ऑफ द डेथ। स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी एंड डेथ उसको कहते हैं। देख, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एक्सपोज नहीं हुए हैं, ठीक है, ससेप्टेबल स्टेज पे है आप, तो यहाँ पे हम प्राइमरी प्रिवेंशन को हम जो है एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक डिजीज जो है वो नहीं आया है, सो यू कैन से, ठीक है। तो ससेप्टेबल और द जो क्लिनिकल प्री क्लिनिकल स्टेज में भी आप जो है प्राइमरी उसको कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे। लेकिन अगर आप जो है लेट क्लिनिकल प्री क्लिनिकल और अर्ली अब द क्लिनिकल स्टेज जो है यहाँ पे फिर डिजीज आ चुका होता है, तो मतलब फिर आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो सेकेंडरी प्रिवेंशन को। अगर फिर जो कॉम्प्लिकेशन की बात होंगे, मतलब डिजीज के आउटकम की बात होंगे, तो यहाँ पे फिर हम कम इम्प्लीमेंट करेंगे टर्सरी केयर को, टर्सरी प्रिवेंशन को, ठीक है। तो ये 3 टाइप के प्रिवेंशन हम उसको कर देते हैं। लेकिन ये 4 स्टेज है। अब द नेचुरल हिस्ट्री आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कि कितने स्टेज है, तो देयर आर टोटल 4 स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ससेप्टेबल स्टेज बिफोर एक्सपोजर एंड व्हेन देयर इज अ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। फिर है प्री क्लिनिकल या सब क्लिनिकल, व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर टू द बॉडी बट द साइन सिम्टम इज नॉट स्टिल अपीयर। फिर क्लिनिकल स्टेज है व्हेन द साइन सिम्टम इज अपीयर, एंड देन द लास्ट रिकवरी डेट और डिसेबिलिटी स्टेज है जो द आउटकम ऑफ द डिजीज है, ठीक है। सो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, द डिजीज प्रोसेस बिगेन विद द एक्यूरेट एक्सपोजर टू or accumulations of a factor sufficient for a disease process to the begin in a susceptible host। देख, मैंने कहा था कि जो एक्सपोजर है ना, दिस इज द पॉइंट, यहाँ से डिजीज जो है स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी कह रही है कि मतलब जब आप एक्यूरेट एक्सपोजर हो जाए, या अगर कोई ऐसे फैक्टर हो जो डिजीज काज करने के लिए सफिशेंट हो और आप उसको एक्सपोज हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ से जो डिजीज प्रोसेस है वो शुरू हो जाते हैं। फॉर इन्फेक्शन डिजीज द एक्सपोजर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम इन्फेक्शन डिजीज की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह को आप एक्सपोज होते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज द एक्सपोजर। अगर इसके अलावा अगर नॉन इन्फेक्शन डिजीज है, तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी हो सकते हैं, फॉर द डायबिटीज़, तो दिस इज आल्सो एक्सपोजर हो सकते हैं, मतलब जो रेस्पेक्टेड है। फॉर अ कैंसर द एक्सपोजर में बी अफेक्टेड डेट इनिशिएट द प्रोसेस सच एज, मतलब अगर हम बात करें उसके कैंसर की जो नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो एसेप्स्टर है या जो तम्बाकू है, लाइक स्मोकिंग या अदर जो ड्रग यूज़र हैं, ठीक है, तो वो लंग कैंसर को काज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, जो ये स्मोकिंग है, दिस इज अ एक्सपोजर, कि एक इंडिविजुअल स्मोकिंग को एक्सपोज है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक्सपोजर जो है, अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, इन्फेक्शन डिजीज़ की बात करें, तो इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन और हमने जो सेकंड यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि इन्फेक्शन क्या है, डिजीज़ क्या है, इलनेस क्या है, वेलनेस क्या है, सिकनेस क्या है। तो हमने कहा था कि इन्फेक्शन में हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, लेकिन डिजीज़ के लिए
ये लाज़मी नहीं है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हो, ठीक है? जो हर वो डिज़ीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म काज़ करे उसको इन्फेक्शन कहते हैं, और बाकी जो है अगर स्मोकिंग की वजह से हो या कोई और ड्रग अब्यूज़र की वजह से हो या किसी ट्रॉमा की वजह से हो, प्रेशर की वजह से हो, नॉइज़ की वजह से हो, सो दीज़ आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, तो उसको हम फिर इन्फेक्शन डिज़ीज़ नहीं कह सकते। ठीक है। इसी तरह अगर जो स्टेज है, 4 स्टेज है जिसकी हमने बात की, तो एक्सपोज़र जो ससेप्टेबल स्टेज है, ससेप्टेबल स्टेज वही स्टेज है जहाँ पे आपके पास मौजूद हो, मतलब एक्सपोज़र सस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म लाइक जो रिस्क फैक्टर है अब मौजूद हो और आप उसको एक्सपोज़ होते हो। सब क्लिनिकल जब आफ्टर द डिज़ीज़ प्रोसेस हैज़ बीन जो है ट्रिगर पैथोलॉजिकल चेंजेस देन आकर without the individual being aware of them। ठीक है, सब क्लिनिकल में जो उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आप एक्सपोज हो चुके होते हैं जो एजेंट है, डिजीज एजेंट है उसको, लेकिन आप उससे अनअवेयर होते हैं कि उनके कोई साइन सिम्टम जो है स्टिल इट्स नॉट अपीयर, तो इस स्टेज को हम कहते हैं लेकिन यहाँ पे जो डिजीज है वो डिजीज ऑलरेडी, क्योंकि एक्सपोजर जो है दिस इज द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर डिजीज एज बिगैन, सो डिजीज यहाँ से स्टार्ट हो चुके होते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो आपकी बॉडी के अंदर शुरू हो चुके होते हैं। दिस स्टेज ऑफ द सब क्लिनिकल डिजीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू अनसेट ऑफ डिजीज, मैंने कहा कि एक्सपोजर से लेकर अनसेट ऑफ द साइंस सिम्टम, एक्सपोज से लेकर साइंस सिम्टम तक जो स्टेज है उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज, एज यूजुअली कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, और इसको इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि बिफोर द साइंस सिम्टम जो पीरियड होते हैं आफ्टर द एक्सपोजर से लेकर बिफोर साइंस सिम्टम जो ससेप्टेबल स्टेज जो सब क्लिनिकल स्टेज है उसको इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। और ये पीरियड वो पीरियड है जिसमें हायरली जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को वो कास हो सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज डिजीज़ इज़ सेड टू बी सिम्पटोमेटिक एंड नो सिम्पटम एंड अगर हम बात करें तो इस स्टेज को जो प्री क्लिनिकल है, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम जो है स्टिल अपीयर नहीं होते, तो इसीलिए उसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। मतलब ए का मतलब होता है कि नो, और सिम्पेटोमेटिक मतलब सिम्टम नहीं होते। Although disease is not जो है apparent during the incubation period, some pathological changes may be detectable with the laboratory या रेडियोलॉजी के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या अदर स्क्रीनिंग मेथड। अगर हम देखें तो इस स्टेज में चूँकि अभी तक कोई साइन सिम्टम नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम उसकी स्क्रीनिंग करें या हम उसकी लेबॉरेटरी और टेस्ट करें, तो इट्स में बी डियरेस्ट चांस कि वो डिजीज़ जो है वो डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम जब कोई साइन सिम्टम नहीं है और आप किसी डिजीज़ को मालूम करते हैं, सो फॉर दैट पर्सन द पर्पस द स्क्रीनिंग इज़ गुड। अगर आपके पास ऑलरेडी साइन सिम्टम है और इसके बाद आप उसको कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर हम उसको टेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, सो मोस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द डिजीज प्रोसेस ड्यूरिंग this phase of its natural history, since intervention at this early stage is likely to be more effective than the treatment given after the disease has progressed and become symptomatic। इसमें यही कह रहे हैं ना कि इस स्टेज में हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम को हम करते हैं। स्क्रीनिंग ये है कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं कि किसी कम्युनिटी में कोई डिजीज़ तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, या किसी डिजीज़ मतलब हाइपरटेंसिव तो नहीं है, तो हम उसी कम्युनिटी में जाते हैं और उस कम्युनिटी में जितने भी पॉपुलेशन होते हैं हम उसको स्क्रीन करते हैं, हम उसके टेस्ट करवाते हैं, हम उसके हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाते हैं, हम उसकी बीपी चेक करते हैं, और फिर वहाँ पे जो है ना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसी टाइम वो डिटेक्ट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ट्रीट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट कि हम उसको छोड़ दें अनइंटरप्टेड अनइंटरवेंशनली, हम उसको छोड़ दें और जब वो साइन सिम्टम नमूदार हो उसके बाद हम उसको ट्रीट करें। तो मतलब अर्ली स्टेज पे अगर आप उसको डिटेक्ट करें और उसको आप कर लें, तो इट्स वेरी विल बी वेरी हेल्पफुल। देखिए इसमें स्क्रीनिंग की बात आ रही है,
तो इसका मतलब ये है कि लेट ऑफ द सब क्लिनिकल एंड अर्ली ऑफ द क्लिनिकल में जो हम फिर जो प्रिवेंशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सो इट विल बी अ सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्योंकि क्योंकि सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो मेन वर्ड है दिस इज स्क्रीनिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट की बात होगी, जो हम नेक्स्ट यूनिट में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्लिनिकल डिजीज मतलब स्टेज 3 है। क्लिनिकल डिजीज को क्लिनिकल स्टेज भी कहते हैं, जिसमें साइन सिम्टम जो है अपीयर हो जाते हैं। द आंसेट ऑफ द सिम्टम मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द सब क्लिनिकल टू द क्लिनिकल। ठीक है, सिम्टम जो है ना, दिस इज अ मार्क पॉइंट जो आपको प्री क्लिनिकल से यानी सब क्लिनिकल से आपको क्लिनिकल के स्टेज पे लेकर जाती है। क्लिनिकल स्टेज है और ये सब क्लिनिकल है। तो ये जो अपेरेंट ऑफ द सिम्टम है, साइन सिम्टम, दिस इज द बॉर्डर। इससे पीछे जो है ये सब क्लिनिकल है, इससे आगे जाओगे तो इट विल बी अ क्लिनिकल। मोस्ट डायग्नोज आर मेड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द क्लिनिकल। देख, अगर हम डायग्नोज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द डायग्नोज जो है वो हम इस स्टेज में बना देते हैं, मतलब क्लिनिकल स्टेज में। तो ये जो है एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि मतलब कौन से स्टेज में जो है हम मोस्टली डायग्नोसिस को हम बना देते हैं। अल्टीमेटली द डिजीज प्रोसेस एंड आइदर एंड रिकवरी और डिसेबिलिटी और डेथ। और फिर इसके क्योंकि उसमें डिजीज़ जो है कंफर्म हो जाते हैं, फिर जो डिजीज़ है उसके 3 आउटकम हो सकते हैं, या रिकवरी हो जाते हैं, या रिकवरी विद डिसेबिलिटी, और या डेथ। तो ये 4 स्टेज है, आप देख सकते हैं। दिस इज द स्टेज नंबर 1, जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द ससेप्टिबल स्टेज है ये। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ से यहाँ तक जो है, फिर आपके पास जो है, जब तक आपके पास ये ससेप्टिबल स्टेज है। ठीक है, फिर ये आपके पास जो है ये प्री क्लिनिकल है। जैसे साइन सिम्टम नमूदार हो जाए, यहाँ पे देख, यहाँ से लेकर फिर आपके पास ये क्लिनिकल स्टेज है। ठीक है, और क्लिनिकल स्टेज की फिर जो है ये आपके पास एंड स्टेज है, मतलब। ठीक है, सो बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज, पी का मतलब क्या है कि पैथोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डिजीज एब सॉर्ट आउट। ठीक है, यहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब एक्सपोज। एस का मतलब है कि साइन सिम्टम ऑफ डिजीज। एम का मतलब है कि यहाँ पे आप मेडिकल केयर उसको दे सकते हैं। डी का मतलब है कि यहाँ पे क्लिनिकल स्टेज है तो आप डायग्नोस कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो देख, ये एस से पहले जितनी भी है ना, इस यानी जब तक साइंस सिम्टम नहीं है तो ना पेशेंट को आप मेडिकल केयर दे सकते हैं, ना आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और ना आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाँ, स्क्रीनिंग के थ्रू यू कैन डू। तो ये आपके पास प्री क्लिनिकल स्टेज है और ये आपके पास क्लिनिकल स्टेज है। ठीक है, 2 स्टेजों को उसने डिवाइड की हैं। तो प्री क्लिनिकल में आप क्या कर सकते हैं? प्री क्लिनिकल में ये है कि हाँ, दियर बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज तो हो चुका है, क्योंकि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको आप एक्सपोज हो चुके हो, पैथोलॉजिकल चेंजेस भी शुरू हो चुके हैं क्योंकि डिजीज है, लेकिन साइन सिम्टम नहीं है। तो साइन सिम्टम, दिस इज द यू कैन से दिस इज द बॉर्डर लाइन विच जो है मतलब डिवाइड करते हैं प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फेज को। ठीक है, तो जो मेन बॉर्डर है दिस इज द सिम्टम। सिम्टम से पहले 2 चीज़ें हो सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो एजेंट है वो अनसेट हो कर चुके हैं और पैथोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, लेकिन सिम्टम के बाद आप इसकी फिर मेडिकल केयर भी दे सकते हैं, पेशेंट को डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट। तो सिंपल ये है कि क्लिनिकल स्टेज में आप जो है डायग्नोज बना सकते हैं, क्लिनिकल स्टेज में आप मेडिकल केयर दे सकते हैं, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन प्री क्लिनिकल में न तो आप डायग्नोज बनाते हैं, ना आप ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ में नहीं कहते, बल्कि क्लिनिकल में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, पैथोलॉजिकल, वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो आप इसको देख सकते हैं कि डिजीज प्रोसेस आउटकम। डिजीज प्रोसेस आउटकम की हमने बात की कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। देख, एक आउटकम तो रिकवरी हो सके जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हो सकता है कि एम्पेयरमेंट आ सकते हैं, डिसेबिलिटी आ सकते हैं, और हैंडीकैप आ सकते हैं। हैंडीकैप और डिसेबिलिटी में क्या फ़र्क है? हैंडीकैप आप कह सकते हैं कि जैसे मुस्तकिल तौर पर जब आप माजूर हो जाते हैं तो उस माजूरों को कहते हैं हैंडीकैप। ठीक है, डिसेबिलिटी के साथ जो है आप अपने लाइफ को गुजार सकते हैं। और एम्पेयरमेंट, जब आपके जो नॉर्मल प्रोसेस है, जब उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाए तो दिस इज द एम्पेयरमेंट। तो डिजीज़ की वजह से एम्पेयरमेंट भी हो सकते हैं, डिसेबिलिटी भी हो सकते हैं, और
मुस्तकिल तौर पर भी आप माजूर हो सकते हो, हैंडीकैप भी हो सकते हैं। ठीक है, डिजीज़ प्रोसेस आउटकम की अगर हम बात करें तो डिजीज़ अनसेट, ये डिजीज़ अनसेट है यहाँ पे। ये क्या है? एम्पेयरमेंट। एम्पेयरमेंट में क्या है कि लॉस ऑफ एबनॉर्मली एबनॉर्मेलिटी ऑफ द साइकोलॉजिकल या जो है फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, जब उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाते हैं, अगर आपकी जो किडनी की नॉर्मल फंक्शन है अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, अगर आपके जीआईटी की जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एम्पेयरमेंट जो है जैसे अब प्री क्लिनिकल स्टेज से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे साइंस सिम्टम नमूद आते हैं तो फिर इसके बाद क्या? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? इम्पेयरमेंट हमने कहा कि दिस इज सिंपल, यू कैन से कि दिस इज द एबनॉर्मेलिटी, चाहे आपके साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो मूड है, अगर आप एग्रेसिव हो बहुत ज़्यादा और आप जो बिहेव ऐसी तरह कर रहे हैं कि जो नॉर्मल नहीं है, तो हम उसको कहते हैं एम्पेयरमेंट। ठीक है, आपकी जो नॉर्मल फंक्शन है आपकी किडनी अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही तो हम कह रहे हैं कि देयर इज इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी क्या है? कि रिस्ट्रिक्शन इन एबिलिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट मे रिजल्ट फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। अगर ये इम्पेयरमेंट ज़्यादा हो जाए और ये रिस्ट्रिक्शन की तरफ चली जाएगा कि आपको रिस्ट्रिक्ट करें, जो काम है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाए, उसकी लेग फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या वो उसी टाइम चल सकता है, फिर सकता है? नहीं चल सकता। उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होंगे इट विल बी कॉल्ड डिसेबिलिटी। लेकिन ये जो है ना, इसके साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर डिसेबिलिटी जो है वो डिसएडवांटेज या द डेट रिजल्ट व्हेन द डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट लिमिट और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ द रूल। ठीक है, अगर आपकी रूल रेस्ट्रिक्ट हो जाए, जो आपकी रूल है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये हैंडीकैप है। अगर आपके जो रूल है वो लिमिटेड हो जाए, रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये डिसेबिलिटी है। ठीक है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए तो दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट इज अ लेस सीवियर, फिर डिसेबिलिटी है और फिर हैंडीकैप है। इसके एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर आप कि फॉर एग्जांपल अगर आपके लेग वहाँ पे कोई स्वेलिंग आ जाते हैं, कोई पेन है, उसमें कोई मामूली सी स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं कि देयर इज इम्पेयरमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतनी सिवियर पेन है कि उस पेन की वजह से आप चलने में आपको तकलीफ है, जिस तरह आप पहले चल सकते थे अभी इस तरह आप नहीं चल सकते, आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो लिमिटेड हो चुके हैं, रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, सो दिस डिसेबिलिटी। लेकिन इसकी वजह से अगर आप पैरालाइज हो जाए, अगर उस पेन की वजह से शियाटिका पेन है वगैरह और उससे आप पैरालाइज हो जाए, जिससे आप चल ही नहीं सकते, जिस काम के लिए आप जा सकते थे आप जा ही नहीं सकते, तो दिस इज हैंडीकैप। हैंडीकैप में आप कंप्लीटली फुली जो है आप फिर माजूरी की तरफ चले जाते हैं। आपकी जो रूल था, आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सकते। देख, पेन के साथ तो फिर भी आप एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन लिमिटेड एक्टिविटीज़। आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो मोमेंट थे, वो रेस्ट्रिक्ट हो चुके थे। लेकिन जैसे आप पैरालाइज हो जाए तो फिर उसकी रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ थी, फिर उसको भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम हैंडीकैप कहते हैं। अब जो क्लिनिकल कोर्स ऑफ अ डिजीज या प्री एंड पोस्ट डिजीज स्टेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, देख इथियोलॉजिकल पेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी स्टेज है जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज इथियोलॉजिकल। जो एक्सपोजर है, जो ससेप्टिबल स्टेज है ना, उसको कहते हैं कि दिस इज इथियोलॉजिकल पेस, जिसमें काजेटिव एजेंट रेस्पेक्टर मौजूद होते हैं, सोशल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट है, रेस्ट एंड प्रोटेक्टिव जो फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, अगर लिविंग एनवायरनमेंट, कम्युनिटी सर्कमस्टांसेस या सर्विसेज अवेलेबिलिटी, कंडीशंस एंड सोसाइटी इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मतलब आप इजीली जो है आप रिकवर कर पाओगे और आपको डिजीज नहीं हो सकती। लेकिन अगर नहीं है तो देन इट विल बी ए वेरी रेस्की, फिर ये आपके लिए रेस्ट फैक्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सनल फैक्टर है, लाइफस्टाइल है, जेनेटिक है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, सोशल सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें अगर मौजूद है तो आप प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लाइफस्टाइल अच्छी हैं, अगर आपकी कोई जो फैमिली में कोई जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप एजुकेटेड हो,
आप ऐसे ऑक्यूपेशन कर रहे हो जो हेल्थी है, सोशल लाइफ आपकी अच्छी, सोशल सपोर्ट आपके बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, अगर आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है जो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आपकी फैमिली में किसी को डिजीज़ है, आप एजुकेटेड नहीं हो, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, तो फिर ये आपके लिए रिस्क फैक्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसको एथियोलॉजिकल पेज भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि कौन-सा पेज जो है एथियोलॉजिकल पेज है, ससेप्टेबल पेज जो है, दिस इज़ अ एथियोलॉजिकल पेज। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्री क्लिनिकल में। प्री क्लिनिकल में जो मेन चीज़ है ना, दिस इज़ बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़। इसमें बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है वो इन्वेट हो चुका होता है, आप उसको एक्सपोज़ हो चुके होते हैं, तो बायोलॉजिकल जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जैसे साइन सिम्पटम आते हैं ना, तो प्री क्लिनिकल से आप डायरेक्ट जो है क्लिनिकल स्टेज में आ जाते हैं, और क्लिनिकल स्टेज में हम फिर डायग्नोस कर देते हैं, ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है, अगर क्लिनिकल स्टेज से फिर आप पोस्ट क्लिनिकल फेज पे जाते हैं, और पोस्ट क्लिनिकल फेज जो है दिस इज द आउटकम ऑफ द डिजीज। आउटकम क्या है कि लॉन्गर टर्म आउटकम इम्पैक्ट द फैमिली वर्क इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और जो वो है आउटकम ऑफ डिजीज, एट में भी इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, मतलब कोई एबनॉर्मेलिटीज आ सकते हैं उसमें, डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, और जो आपके रोल है वो आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हैंडीकैप हो सकते हैं। तो ये जो सब्सेप्टिबल स्टेज है, दिस इज आल्सो एथियोलॉजिकल फेज भी कहते हैं। जो प्री क्लिनिकल है उसको बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज या पैथोलॉजिकल स्टेज भी कहते हैं। क्लिनिकल जो स्टेज है उसमें हम फिर डायग्नोज बना देते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। और जो पोस्ट क्लिनिकल स्टेज है उसमें हमारे पास या इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, या पेशेंट जो है वो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं, और या उसकी डेथ हो सकते हैं। देख, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास जो मुख्तलिफ है कि स्टिमुलस टू एंड द होस्ट, होस्ट रिएक्शन क्या है, और रिकवरी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक है एक इंटरेक्शन है या इंटर रिलेशनशिप ऑफ द एजेंट होस्ट इन एनवायरनमेंट फैक्टर जब आ जाते हैं आपस में, इंटरेक्शन में आ जाते हैं, मतलब ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट की हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें अगर लेटेंट पीरियड यानी प्री जो सिम्टम पीरियड है जहाँ पे साइन सिम्टम नमूदार नहीं होते, तो उसको हम लेटेंट पीरियड या हम उसको कह सकते हैं कि जैसे द इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन जैसे साइन सिम्टम आ जाते हैं तो फिर आप क्लिनिकल स्टेज में जाते हैं। रिकवरी आपके पास रिकवरी हो जाते हैं विद और विद आउट द डिफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, या आप बगैर डिसेबिलिटी के रिकवर हो जाते हैं, या रिकवर हो जाते हैं लेकिन विद डिसेबिलिटी। अब जो है ठीक है, अगर हम इसको इस तरह रीड करें, ठीक है, इस तरह रीड करें, तो जो स्टिमुलस टू द होस्ट है, इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन ऑफ द होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट हो जाते हैं। ये जो है प्री पैथोजेनेसिस स्टेज है। हेल्थ प्रोमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम उसमें कर सकते हैं, और प्राइमरी प्रिवेंशन जो है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम होस्ट रिएक्शन की बात करें, जब मतलब आप जब एंटर हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द बॉडी, तो किस तरह आपकी जो होस्ट है उसको रिएक्ट करते हैं, जो साइन सिम्टम के थ्रू उसको रिएक्ट कर सकते हैं। इसको पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि पैथोजन ऑलरेडी जो है एंटर हो जाते हैं, और इसमें हम अर्ली डायग्नोज और जो है अर्ली ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन को हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अर्ली डायग्नोज का मतलब क्या है, अर्ली डायग्नोज का मतलब है स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट जो है, तो जहाँ पे स्क्रीनिंग होंगे और ट्रीटमेंट होंगे तो उसको हम वहाँ पे आप सेकेंडरी प्रिवेंशन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह रिकवरी जो है, तीन टाइप के आउटकम हो सकते हैं, कि रिकवरी विद और विद आउट द डिफेक्ट ऑफ योर डिसेबिलिटी, ये भी पैथोजेनेसिस स्टेजेस हैं। डिसेबिलिटी या लिमिटेशन या रिहेबिलिटेशन उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कौन से ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आप प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं तो कौन से किस चीज़ के थ्रू कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के थ्रू। अगर आप सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं तो अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप जो है टर्सरी प्रिवेंशन कर रहे हैं तो आप डिसेबिलिटी लिमिटेशन या रिहेबिलिटेशन के थ्रू आप उसको
कर सकते हैं। तो कहाँ कौन से स्टेज पे कौन से जो प्रिवेंशन है अपनी इम्प्लीमेंट करने हैं, लेकिन प्रिवेंशन के बारे में जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम बहुत डिटेल से बताएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी. It's a very important terminology because the most of the student they always confuse about this terminology. First, what is a latent period? We will also discuss about the infectious period, non-infectious period and incubation period. ये ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं. देख, लेटेंट पीरियड उस पीरियड को कहते हैं कि मतलब ये कहाँ से शुरू होते हैं? फ्रॉम द इन्फेक्टेड. जब एक इंडिविजुअल इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब जब वो इंटरेक्शन में आ जाते हैं विद एंटीजन और इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड पीरियड से लेकर जो इन्फेक्शियस पीरियड है वहां तक जो टाइम है, इंटरवल है, उसको हम कहते हैं लेटेंट. देख, इन्फेक्टेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है और वो वायरल या अगर उसको फॉर एग्जांपल या बैक्टीरिया आप ले लें, वो इन्वेड हो जाए उसको, मतलब वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो उस इन्फेक्टेड टाइम से लेकर इन्फेक्शियस टाइम तक. इन्फेक्शियस पीरियड का मतलब वो है जब वो दूसरों को डिजीज स्प्रेड कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस पीरियड. इन्फेक्शियस पीरियड का मतलब क्या है कि द टाइम ड्यूरिंग विच टाइम द होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर ससेप्टेबल होस्ट. मतलब जब एक इंसान से दूसरे इंसान, यानी एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में डिजीज जब तक वो दूसरों को मतलब स्प्रेड कर सकता है, तो हम उस पीरियड को कहते हैं इन्फेक्शियस पीरियड. ठीक है, तो इन्फेक्टेड होने से लेकर इन्फेक्शियस पीरियड तक, मतलब उस पीरियड तक जब वो दूसरों को डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, अगर वो पीरियड शुरू हो जाए तो इससे पहले जो पीरियड है उसको लेटेंट पीरियड कहते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि लेटेंट पीरियड में आप दूसरों को डिजीज स्प्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप नो डाउट कि आप इन्फेक्टेड हो, लेकिन आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन्फेक्शियस पीरियड तक जो पीरियड है उसको हम कहते हैं दिस इज द लेटेंट पीरियड. ठीक है, और इन्फेक्शियस पीरियड का मतलब है कि वो पीरियड, वो टाइम जिसमें आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हो. मतलब अगर कोई आप फॉर एग्जांपल अगर आपको स्केबिस डिजीज है, तो वो टाइम जब आप किसी के साथ हाथ मिलाए या अगर वो आपको टच करे और आप उसको भी डिजीज पहुंचा सकते हो, उसको डिजीज स्प्रेड कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस पीरियड. या अगर कोई पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस के साथ और वो दूसरों को डिजीज पहुंचा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस पीरियड. तो इन्फेक्शियस पीरियड से पहले जो पीरियड है उसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड. और नॉन इन्फेक्शियस पीरियड का मतलब वो पीरियड है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरों को डिजीज ट्रांसफर नहीं कर सकती. द पीरियड व्हेन द होस्ट एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिजीज टू अनदर या टू अदर होस्ट इज सीज. मतलब वो जो इन्फेक्शंस की जो एबिलिटी है दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने की, वो जब ख़त्म हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो हम उसको नॉन इन्फेक्शन पीरियड कहते हैं. और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि दिस इज द इंटरवल फ्रॉम द इन्फेक्शन से लेकर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लिनिकल डिजीज मीन्स द साइन सिम्टम. मतलब जब एक इंडिविजुअल इन्फेक्टेड हो जाए, इन्फेक्टेड से लेकर फर्स्ट साइन सिम्टम तक जो पीरियड है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. और इन्फेक्टेड से लेकर, यानी इन्फेक्शन से लेकर इन्फेक्शियस पीरियड तक, मतलब उस पीरियड तक जब आप दूसरों को डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड. इस स्लाइड में हम और भी कोशिश करेंगे कि आसानी समझ सके. लेटेंट पीरियड का मतलब क्या है कि टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू अ डिजीज एंड द ऑनसेट ऑफ द इन्फेक्शियसनेस व्हेन द पर्सन कैन स्प्रेड द डिजीज. मतलब कब से कब तक जब आप एक्सपोज हो जाते हैं किसी डिजीज को, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उस टाइम से लेकर उस टाइम तक जब आप इन्फेक्शस हो जाते हैं. इन्फेक्शन का मतलब, इन्फेक्शस का मतलब ये है कि जब आप में ये एबिलिटी आ जाए कि आप दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस पीरियड को हम कहते हैं लेटेंट पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड जो है दिस इज द टाइम बिटवीन टू एक्सपोजर ऑफ डिजीज एंड ऑनसेट ऑफ द सिम्टम. ठीक है, दोनों की अगर आप बात करें तो इन्फेक्शस और लेटेंट पीरियड की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. ठीक है, दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जहां पे फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो जाए, तो यहां तक जो पीरियड है हम उस पीरियड को कहते हैं कि दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड. और जहां पे इन्फेक्शस जो स्टेज शुरू हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज द
लेटेंट पीरियड। और इन्फेक्शियस पीरियड का मतलब ये है कि टाइम ड्यूरिंग व्हिच एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द डिजीज टू द अदर, कि वो पीरियड जिसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है दूसरों को डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम कोविड-19 की ले लें तो लेटेंट पीरियड जो है फर्स्ट 2-3 डेज जब पर्सन इज इन्फेक्टेड बट नॉट येट इन्फेक्शियस, जब एक जो पर्सन है वो खुद तो इन्फेक्टेड है लेकिन वो इन्फेक्शियस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो देख इंक्यूबेशन पीरियड इन्फेक्टेड से शुरू होते हैं, पर्सन इज इन्फेक्टेड, ठीक है, ये भी पर्सन इज इन्फेक्टेड और इसमें भी पर्सन इज इन्फेक्टेड बट एंड जो है स्टार्ट शोइंग सिम्टम, जब सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं ना, फर्स्ट सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं तो उस तक जो पीरियड है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शियस पीरियड क्या है कि पर्सन इज जो है कंटीजियस, मतलब वो कम्युनिकेबल जो है डिजीज उसको कास कर सकते हैं, कैन बी स्प्रेड द डिजीज, और वो डिजीज क्या करते हैं स्प्रेड कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि लेटेंट पीरियड का मतलब यह है कि आई एम इन्फेक्टेड बट आई ओन मेक यू सिक एट, मैं खुद इन्फेक्टेड हूं लेकिन मैं आपको इन्फेक्शन नहीं दे सकता, तो इस पीरियड को कहते हैं लेटेंट। मतलब आप मुझसे सेफ हो, आल दो क्या मैं इन्फेक्टेड लेकिन आप सेफ हो, कम से कम आप मुझसे बात कर सकते हो और मुझसे जो है हाथ मिला सकते हो क्योंकि मैं आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, तो इस पीरियड को कहते हैं लेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह है कि आई एम इन्फेक्टेड एंड आई एम स्टार्टिंग टू फील सिक, ठीक है, मैं खुद इन्फेक्टेड हूं और मुझे ऐसा लग रहा है अभी साइड सिम्टम जो है मुझ में वो अलामत है सिकनेस की, हाँ मैं फील कर रहा हूं कि यस आई एम सिक। और अगर हम बात करें इन्फेक्शियस पीरियड की, सो आई एम इन्फेक्टेड एंड आई एम सिक एंड आई कैन मेक यू सिक टू, ठीक है, तो इन्फेक्शियस पीरियड में तीनों होंगे देख, मतलब इन्फेक्शन पीरियड में लेटेंट पीरियड भी होंगे और इंक्यूबेशन भी होंगे, क्योंकि आई एम इन्फेक्टेड एंड आई एम सिक, ठीक है, तो आई एम इन्फेक्टेड मीन दिस इज द क्वालिटी ऑफ द लेटेंट एंड बोथ। आई एम सिक जब आप खुद सिक होते हैं, ठीक है, तो आप ये आपके मतलब जब आप फील करते हैं कि यस आई एम सिक, तो इसका मतलब है कि दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड एंड आई कैन मेक यू सिक टू, और मैं आपको भी डिजीज पहुंचा सकता हूं। तो मतलब इन्फेक्शियस पीरियड देख, जैसे ही ये पीरियड शुरू हो जाए ना, इन्फेक्शियस पीरियड, इस पीरियड से लेकर इन्फेक्टेड से लेकर इस पीरियड तक जो टाइम है उसको हम कहते हैं दिस इज द लेटेंट पीरियड। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, कि एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है क्या, मतलब एज अ नर्स जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं तो आप किस तरह लोगों को एपिडेमियोलॉजिकली अप्रोच कर सकते हैं। सो द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी रिलाइज ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच इन वेरी सिंपल टर्म्स एंड द एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट केस are held even and describe them in the terms of the time, place and a person, ठीक है। सबसे पहले जब वो किसी कम्युनिटी में जाते हैं तो वो डिजीज क्या करते हैं, जितने भी केसेस है उस केसेस को वो काउंट करते हैं, या जो हेल्थ इवेंट है उसको काउंट करते हैं और उसको फिर डिस्क्राइब करते हैं एंड द बेस ऑफ द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया पे एक केस है, डिजीज है, तो वो देखते हैं कि ये डिजीज कब होते हैं, मतलब सर्दियों में है या गर्मियों में है, कहाँ पे ज्यादा है, रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन एरिया में ज्यादा है, और कौन से पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, मतलब मेल है, फीमेल है, यंग है, ओल्ड है, कौन से है, ठीक है। तो मतलब पर्सन, प्लेस और टाइम के लिहाज से जितने भी केसेस है, जितने भी इवेंट है, वो सबको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि डिवाइड द नंबर ऑफ द केसेस बाय एन एप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट द रेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल 60 जो है मतलब हमारे पास केसेस आ जाते हैं और टोटल पॉपुलेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल है 1000 है, ठीक है, अगर 1000 हमारे पास पॉपुलेशन है तो आप इसको 60 को डिवाइड करें 20 के ऊपर तो आपके पास आ जाएंगे 0.006, ठीक है, तो ये आपके पास रेट आ जाएंगे, आप उसको मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कंपेयर दीज रेट व द टाइप फॉर द डिफरेंट ग्रुप एंड पीपल, और जब हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं ना, फिर उसको हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस रिजल्ट के साथ के 2024 में हमारे पास कितने केसेस थे, अब 2025 में कितने हैं, 20 में, तो फिर आप उसको कंपेयर करते हो। सो बिफोर काउंटिंग केसेस, काउंट
केसेस से पहले क्या करना है, हाउ एवर द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट द केस इज। आप तो केस काउंट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो ये डिसाइड करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि केस का मतलब है क्या, व्हाट इज अ केस, केस क्या है। सो दिस इज डन बाय डेवलपिंग अ केस डिफिनेशन। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस केस के लिए वो डिफिनेशन बना देते हैं कि अगर ये चीज उसमें हो, इस क्राइटेरिया पे अगर ये पूरे उतरते हो, तो देन इट विल बी कॉल्ड द केस। Then, using this case definition, the epidemiologists find and collect information about the case patients. The epidemiologists then perform descriptive epidemiology by characterizing the case collectively according to the time, place, and person. ठीक है, क्या करते हैं कि मतलब वो एक केस डिफिनेशन बना देते हैं, एक क्राइटेरिया बना देते हैं, और इसके मुताबिक फिर वो डाटा कलेक्ट कर देते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है कि फिर उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केस की, कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ टाइम, कि मतलब एक्यूट है, क्रोनिक है, कौन सी टाइम है, प्लेसेस कौन से प्लेसेस पे है, और पर्सन कौन इसमें इन्वॉल्व है। So, to calculate the disease rate, the epidemiologists divide the number of cases by the size of the population. जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपके पास टोटल अगर स्टूडेंट है क्लास में 60 है, और उसमें से जो 10 ऐसे है जिसको डिजीज है, तो आप उस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएंगे तो वो 1.6, तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगी कि मतलब रेट है क्या, डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रेट है। फाइनली, टू डिटरमाइन वेदर दिस रेट इज ग्रेटर देन what one would normally expected, and if so, let's identify the factor contributing to this increase. तो फिर आपने उसको कंपेयर करने हैं। ठीक है, जो एक्चुअल आपके पास रिजल्ट आया है, और आपने उसको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड केसेस की, कि हाँ इस कम्युनिटी में इस टाइप में इतनी डिजीज एक्सपेक्टेड थी। अगर उससे बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर है उसके बारे में आपने सोचना है कि मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो रेट है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, द एपिडेमियोलॉजिस्ट कंपेयर द रेट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन टू द रेट ऑफ द इनएफिशिएंट of inappropriate comparison group using analytical epidemiological technique। तो फिर वो कंपैरिजन ग्रुप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल केस कंट्रोल स्टडीज वो करते हैं, या कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, बिफोर काउंटिंग द केस, द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट इज द केस। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अ केस डिफिनेशन कंसिस्ट ऑफ द क्लिनिकल एंड सम टाइम लिमिटेशन ऑन द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, केस डिफिनेशन जो है उसके एक क्लिनिकल क्राइटेरिया होते हैं, सम टाइम उसके लिमिटेशन होते हैं, एंड द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इन चीज़ों पे हमारे फोकस होंगे। द क्लिनिकल क्राइटेरिया यूजुअली इंक्लूड confirmatory laboratory tests if available, or the combinations of the symptoms, subjective जो complaints होते हैं, sign, objective physical finding and other finding। देख हर डिजीज का अपना एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया टाइम, प्लेस और पर्सन के जो है बेस पे बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मलेरिया की हम बात करें, तो उसकी कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया है। उसकी क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है कि हाई ग्रेड फीवर हो, ठीक है, बॉडी एक हो, उसमें स्वेटिंग होते हैं, उसमें एनोरेक्सिया, नाज़िया, वोमिटिंग होते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो देन दिस इज अ क्लिनिकल क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्लिनिकल क्राइटेरिया इसमें फिर हमारे पास टाइप होते हैं के केसेस के। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सस्पेक्टेड केस है, प्रोबेबल केस है, और कंफर्म केस है। तो ससेप्टेबल, प्रोबेबल और कंफर्म केस का मतलब क्या है, जिस तरह हमने कहा कि केस डिफिनेशन में है सेवरल सेट ऑफ क्राइटेरिया, कि एक क्राइटेरिया होते हैं डिपेंडिंग ऑन द हाउ सर्टन द डायग्नोस इज। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पॉसिबल केस ऑफ द आउटब्रेक ऑफ मीजल, a person with a fever and the rashes might be classified as a having suspected, probable or confirmed case of the measles depending on what evidence of the measles is present। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मीजल को एक केस ले रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्राइटेरिया बनाया होता है कि पेशेंट को फीवर होंगे और रेशेस होंगे। अब जिसको भी फीवर और रेशेस है,
तो हम उसको इस क्राइटेरिया केस क्राइटेरिया में लेकर आते हैं, लेकिन फिर हम सोचे कि जैसे ससेप्टिबल है या प्रोबेबल केस है या कंफर्म केस है। ससेप्टिबल का मतलब ये है कि एनी जो फेब्राइल इलनेस है अकम्पनाइड बाय द रेशेस, अगर कोई ऐसे है जिसको टेम्परेचर है और इसके साथ रेशेस है, तो हम कहते हैं कि दिस इज सस्पेक्टेबल केसेस फॉर द मीजल। प्रोबेबल क्या है कि अ केस दैट मीट्स अ क्लिनिकल केस डिफिनेशन हैज जो है नॉन कंट्रीब्यूटरी और नो सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर केस प्रोबेबल केस का मतलब यह है कि जो क्लिनिकल केस डिफिनीशन है, जो उसके क्राइटेरिया आपने सेट किया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो है, लेकिन उसके लिए आपने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं किया। कंफर्म का ये है कि एन केस डेट लेबॉरेटरी कंफर्म आर डेट मीट्स द क्लिनिकल केस डिफिनेशन। ठीक है, कंफर्म में हम जो है एक तो यह है कि साइन सिम्टम और इसके साथ लेबॉरेटरी जो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया की बात करें तो उसमें टेम्परेचर भी होंगे, हाई ग्रेड फीवर और इसके अलावा स्वेटिंग और ये बॉडी एक, लेकिन इसके साथ अगर हम इसके एमपी टेस्ट करवा दें तो वो भी पॉजिटिव होंगे। तो अगर ये क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज द कंफर्म केस। ठीक है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर दिया था कि द क्लिनिकल क्राइटेरिया यूजुअली इंक्लूड कंफर्मेटरी लेबॉरेटरी टेस्ट इफ अवेलेबल और कम्बिनेशन ऑफ द सम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव। जब भी आप किसी केस को कंफर्म करते हैं तो आप सिर्फ क्लिनिकल क्राइटेरिया पे कंफर्म नहीं कर सकते, बल्कि आपने उसके लिए लेबॉरेटरी टेस्ट और ये चीज़ें भी करने होते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द natural history of disease. If you have any question or queries, so you can ask me in the comment section. I will try to give timely. Thank you so much for listening me. Thanks once again.